हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक से हम अपना एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इसमें हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, संवारा और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने इसकी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। रोम के इतिहास के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत एनाल्स कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपायर्स, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए। बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी में पाए गए। पेपराइस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं और पेपायरोलॉजिस्ट यानी पेपायरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों की खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती हैं, जैसे इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की ही जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों में अंतर्संबंध बनाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। सही बात है, जो जितनी अच्छी कुशलता से इतिहासकार अपने स्रोत, अपने तथ्यों को सामने रखता है, उतने ही अच्छे से सामने वाले को समझ आता है। चलिए नेक्स्ट। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और बिल्कुल पास थे, और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। जो प्रतिद्वंदी थे वो एक दूसरे से लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। जिसका साम्राज्य एक दूसरे के पास होगा, जाहिर है उनमें लड़ाई झगड़ा तो, प्रतिद्वंदिता तो जाहिर है। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालेंगे तो देखें कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं। आप इसमें अलग से देख सकते हैं।
ये अटलांटिक महासागर है, इधर काला महासागर है। यहाँ पे आप नज़र डालिए यूरोप। जैसे इसमें बताया गया कि जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था, एक दूसरे को जो अलग करते हैं, और भूमध्य सागर कहा गया। इसमें हम भूमध्य सागर देख रहे हैं, सामने ही है ये, और भूमध्य सागर कहा गया है, और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण तो दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था, और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। ये डैन्यूब नदी दिखाई गई है, ये राइन नदी दिखाई गई है, जब ये हमने यहाँ पे पढ़ी हैं दो महान नदियों। और इसमें सहारा मरुस्थल का भी जिक्र किया गया है, जिसके थ्रू हम ये पूरे मैप को देख सकते हैं। ये रोम के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा रोम फैला हुआ था यहाँ पे, और भूमध्य सागर इधर है, राइन नदी, डैन्यूब नदी, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा सहारा मरुस्थल है, इसमें ये सहारा मरुस्थल दिखाया गया है। अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर और के दक्षिण से पूर्वी अरब सागर का समूचा इलाका और कभी कभी अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचिन वृहत्र चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। साम्राज्य का आरंभिक काल। अब हम साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को, तीसरी शताब्दी जो थी उससे पहले का पूर्ववर्ती साम्राज्य, उसके बाद का परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। दो महाशक्तियों तथा उनके संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के अधिकतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातिनी भाषा बोलते और लिखते थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा और सायरिका यूनानी भाषा जिसको बोलते हैं के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी साम्राज्य की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों। प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि अगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक, लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स था, निरंकुश था, जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन तथा अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें इतालवी
मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातिनी में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती है कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की नज़र से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बिलात भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी जिसमें चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपनी सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो वे आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़ते थे। संक्षेप में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना का कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था। एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे यह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी दत्तक, और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरणार्थ टिब्रेरियस 14 से 37 ईस्वी जो रोमन सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था। प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। ऑगस्टस से तिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजान से 113 से 17 ईस्वी तक में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। इसने इतनी मेहनत से कब्जा किया था और इन्होंने इसका कब्जा छोड़ दिया। चलो ये भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। शॉर्ट में जो ये चीज़ें दी होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इस साम्राज्य में गणतंत्र रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता, जिसको बोलते हैं उसको सेनेट कहा गया है, नामक निकाय में निहित थी। सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, जिन्हें अभिजात कहा जा सकता है। व्यावहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता था। गणतंत्र 500 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस
सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उनका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और अगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। जन्म की अपेक्षा बलात् भर्ती वाली सेना वह होती है जिसमें कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती है। रोम के फोरम जूलियम की दुकानें पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभों वाली इस चौक पियाजा को बनाया गया। गृहयुद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है। सम्राट त्राजान का स्वप्न भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियोक में सर्दियों के बाद 116 में त्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफोन तक चला गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस दियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। निकटवर्ती पूर्व रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। ये स्थानीय राज्य थे जो रोम के आश्रित थे। रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे और बदले में रोम ने उनका अलग अलग अस्तित्व स्वीकार कर लिया। नाइम्स के पास पान-दु-गार्ड फ्रांस प्रथम सदी ईस्वी रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं एक्वेडक्ट्स का निर्माण किया। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेरोल्ड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। वास्तव में इटली के सिवाय, जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश जन संपदा प्राप्त होती थी।
इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुँच रखने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जाने पाए। संक्षेप में, पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के रोमन दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों के लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक, मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराज़गी के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांवों का दर्जा दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। शहरों में आज भी मोस्टली काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं और काम के भी स्कोप, जैसे कोई भी काम लेना चाहें तो उसका भी ज़्यादा स्कोप होता है। तरह तरह के काम करने के लिए लोगों के पास सुविधाएं होती हैं। गाँव के से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं शहरों में होती हैं, बिजली की, पानी की, सब तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसा भी उस समय भी होता था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में कौन 3 मुख्य खिलाड़ी थे? प्रत्येक के बारे में 1-2 पंक्तियाँ लिखिए। रोमन सम्राट अपने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कैसे कर लेता था, इसके लिए किसका सहयोग महत्वपूर्ण था? डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज था। सारा गेहूँ, जो सेम अथवा मसूर और दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई थी। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर ख़त्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को वसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ, छाले, जड़ें, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा। गैलन ऑन गुड एंड बैड डाइट। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जो एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरणार्थ, एक कैलेंडर में हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था। रोम
छावनी विंडोनिसा आधुनिक स्विट्ज़रलैंड में है में एक रंगशाला प्रथम शती में इसका प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन हेतु किया जाता था। वैसे ये बात तो काफ़ी अच्छी थी रोम की कि लोगों का जितना मनोरंजन होगा वो जितने खुश होंगे उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेंगे, खुश रहेंगे और अपने सोसाइटी को, अपने समाज को एंजॉय करेंगे और आगे बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करेंगे। इसके बाद है तीसरी शताब्दी का संकट। यदि पहली और दूसरी शताब्दियाँ कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापूर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा भी कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियां अथवा राज्य समुदायों, जिनमें से प्रमुख एलमन्नाई, फ्रेंच और गोथ थे, ने राइन और डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मन तक फैले हुए थे। रोम वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्ताहीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। लिंग साक्षरता संस्कृति। रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासी को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, दासों को, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। परिवार का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में, कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पत्नी को पूर्ण व अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16, 18 व 22 से 23 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप अगस्तीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए वहाँ की अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थी। अंततः पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरणार्थ, अवांछित बच्चों के मामले उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति काफ़ी
असमंजस वाली है। उन्हें काफ़ी अधिकार भी प्राप्त थे, वो अपने व्यापक कानूनी अधिकार भी रखती थी, और जबकि वो पिटाई भी हो रही है उनकी लगातार। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। डालने तक की कानूनी अधिकार प्राप्त था। ऐसे जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। साक्षरता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित है कि कामचलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। उदाहरणार्थ पोम्पेई नगर में, जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ कामचलाऊ साक्षरता व्यापक रूप में विद्यमान थी। पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखण पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपाइरस बचे हुए हैं, जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजातीय और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरमाइक निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम में, का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर, और स्पेन तथा उत्तरी पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं, संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। उदाहरणार्थ अर्मेनियाई भाषा का लिखना भी। पढ़ने और लिखने का दैनिक प्रयोग प्राय छोटे मोटे संदर्भों में। इनमें से एक सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन जो पोम्पेई की दीवार पर लगा है, कहता है, दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोर्ड होते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरभरागरी नहीं। सही, अच्छा विज्ञापन है ये तो। एडेसा में पच्चीकारी, 2वीं शताब्दी में। सीरिया के इस अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ जो लोग दिखाए गए हैं वे राजा अबकर की पत्नी तथा परिवार के सदस्य हैं। पोम्पेई एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष, कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर कुछ मिथक पशुओं की चित्रकारी दिख रही है। सेंट अगस्टीन 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर वे बहुत शक्तिशाली होते थे। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। हमने 65 पेज तक पढ़ लिया है। अभी हमारे 4-5 पेज और बचते हैं, इनको हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।